कल्पना कीजिए, वक्त है 326 BCE, जुलाई का महीना। आज का पाकिस्तान, पंजाब का वो इलाका जहां भारी बरसात है और ब्यास नदी अपने पूरे उफान पर है। किनारे पर गहरी सोच में डूबा खड़ा है एक शख्स। ये वो इंसान है जो हजारों माइल दूर मैसिडोनिया से आया है, हर रुकावट को रोनता हुआ, जिसके सामने ग्रीस, इजिप्ट और पर्शिया सब घुटने टेक चुके हैं। वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर। लेकिन आज इस दिग्विजयी योद्धा के चेहरे पर ये डर कैसा? राजा पोरुस को हराने के बाद यहां तो जीत का जश्न होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है? सिर्फ एक मौत जैसा सन्नाटा। गौर से सुनिए। I cannot march another step in this rain. He is mad. We must refuse to go further. इस सन्नाटे में आपको बगावत सुनाई देगी। वो सैनिक जो 8 साल और 12,000 माइल चल चुके हैं, आज उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उनका कहना है, हम अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्यों? बचपन से हमने क्या पढ़ा कि सिकंदर के सैनिक थक गए थे, उन्हें मलेरिया हो गया था, या वो होमसिक फील कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा था, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था? असली वजह थकान नहीं, असली वजह खौफ था। नदी के उस पार खड़े गंगारिदाई उस अजय साम्राज्य का खौफ। दोस्तों, इतिहास सिर्फ वक्त का हिसाब नहीं, इतिहास हमारी पहचान है। और आज की ये अनकही दास्तान हमारे पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया की है। इसे तो हमारे स्कूल की किताबों में गोल्डन लेटर्स में लिखा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हमें ये पराया ही नहीं गया। इसलिए आज मैं अनिर्बान आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो इतिहास के पन्नों से गायब कर दी गई। तो चलिए उस भूले बिसरे गर्व को वापस याद करते हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ग्रीक इतिहास की गवाही है। आज हम बात करेंगे उन गवाहों की जिन्होंने खुद माना कि भारत को जीतना उनके बस की बात नहीं थी। सबसे पहले गवाह है डियोडोरस सिकुलस। पहली सदी के ये मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन अपनी किताब बिब्लियोथिका हिस्टोरिका में साफ लिखते हैं, भारत में बहुत सी ताकतवर जातियां हैं, लेकिन उन सब में गंगारिडाई सबसे श्रेष्ठ है। सिकंदर ने इस जाति के खिलाफ युद्ध नहीं किया क्योंकि उसे खबर मिली थी कि वहां के राजा के पास 4,000 युद्ध हाथी तैयार खड़े हैं। लेकिन असली डर का मंजर तो प्लूतार्क दिखाते हैं। अपनी किताब लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर में वो लिखते हैं कि जब सिकंदर ब्यास नदी पार करने की जिद पर अड़ा है, तब उसके गुप्तचर उसे आकर बताते हैं कि गंगा के किनारे दो बड़े राज्य प्रासी और गंगारिडाई मौत बनकर इंतजार कर रहे हैं। इनकी सेना का साइज सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लूतार्क के मुताबिक उस सेना में है 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 6,000 युद्ध हाथी। इसी वजह से रोमन हिस्टोरियन कर्टिसस रूफस लिखते हैं कि जब सिकंदर के सैनिकों ने ये आंकड़े सुने तो वो इतने दहशत में आ गए कि उन्होंने खुद को अपने तांबुओं में बंद कर लिया। उनका कहना था, हम इंसानों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इन चलते फिरते पहाड़ों से नहीं। तो दोस्तों, वो सिर्फ थकान नहीं थी, वो थी मौत का दहशत। लेकिन उस दहशत के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? ग्रीक्स के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारें थी, लेकिन भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसके सामने उनकी हर ताकत बौनी नजर आती थी। एक ऐसा जिंदा हथियार जिसे आज के युग में हम बायोलॉजिकल टैंक कह सकते हैं। दोस्तों, वो न्यूक्लियर वेपन कोई बारूद या बम नहीं था, वो थे वॉर एलिफेंट्स यानी युद्ध हाथी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सिकंदर तो विश्व विजेता था, क्या उसकी मैसिडोनियन कैवलरी और वो फैलेंक्स फॉर्मेशन जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें ढेर हो गई थी,
वो इन जानवरों से डर गई? जवाब है हाँ, क्योंकि पर्शिया और इजिप्ट के मुकाबले भारत का युद्ध क्षेत्र बिल्कुल अलग है। गंगा रिडाई का सामना करने से ठीक पहले पंजाब में झीलाम नदी के किनारे सिकंदर ने राजा पोरस के खिलाफ बैटल ऑफ हाइडास्पेस लड़ा था, और वही वो जगह है जहां सिकंदर ने पहली बार इन जीवित पहाड़ों का असली कहर दिखा था। सोचिए जरा, उस युद्ध में पोरस के पास सिर्फ 85 से 100 हाथियां थे, लेकिन इन 100 हाथियों ने ही सिकंदर की सेना की नाक में दम कर दिया था। हाथियों के शरीर की गंध से ग्रीक घोड़े पागल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे। दृश्य बहुत भयानक था। जब ये विशाल हाथी अपनी सूंड में ग्रीक सैनिकों को जकड़कर हवा में उछल रहे थे और अपने भारी पैरों से उन्हें कुचल रहे थे। मेगास्थनीज लिखते हैं कि ये हाथी कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक ट्रेंड सोल्जर की तरह लड़ते थे। उनके पैरों में लोहे की जंजीरें और सूंड में तलवार बांधी होती थी। अब जरा ठंडे दिमाग से हिसाब लगाइए, अगर सिर्फ 100 हाथी विश्व विजेता की सेना की रूह कंपा सकते हैं, तो गंगा रिडाई के 6000 ट्रेंड हाथी उनका क्या हाल करते? ये युद्ध नहीं, एक तरफा कत्लेआम होता। यही वजह थी कि सिकंदर के निडर सेनापति कोएनस ने भी हाथ जोड़ लिए थे। उन्होंने कहा, महाराज, बहादुरी की भी एक सीमा होती है। इन विशाल दुश्मनों के सामने हमारी बर्छियां माचिस की तिलियों की तरह टूट जाएंगी। हमें लौटने दीजिए। दोस्तों, गंगा रिडाई के ये एलिफेंट आर्मी उस दौर का न्यूक्लियर डिटरेंस थी, और ये हाथी आते थे हमारे सुंदरबंस और गारो हिल्स के घने जंगलों से। लेकिन अगर सिकंदर हिम्मत करके इन हाथियों से लड़ भी लेता, तो क्या वो भारत की कुदरत को हरा पाता? सिकंदर के गुप्तचरों ने उसे चेताया था, महाराज, बियास नदी के उस पार दुश्मन कोई आम राजा नहीं, बल्कि एक दलदली मौत है। ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो और मेगास्थनीस बताते हैं कि गंगा रिडाई और प्रासी यानी मगध का साम्राज्य वहां था जहां गंगा समुंदर से मिलती है, यानी आज का बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। दुनिया का सबसे बड़ा लोअर गैंगेटिक प्लेन। सोचिए जरा, जुलाई का महीना है, भारी मॉनसून, बंगाल की उन विशाल नदियों का जाल और वो चिपचिपी मिट्टी उनके लिए एक डेथ ट्रैप बनने वाली थी। सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी हेवी कैवलरी, लेकिन बंगाल की उस नरम दलदली मिट्टी में भारी भरकम घोड़े दौड़ नहीं सकते, वो फंस जाते हैं। ग्रीक सैनिकों के वो लोहे के भारी कवच इस दलदल में उनका बोझ बन गए थे। वो लड़ते कम और दबते ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ मगध और बंगाल के योद्धा इस मिट्टी के आदी थे। उनका नावारा मतलब नेवल फ्लीट गंगा और ब्रह्मपुत्र की तेज लहरों पर राज करता था। सिकंदर समझ चुका था आगे बढ़ने का मतलब है सुइसाइड करना। लेकिन इतने बड़े, इतने अमीर और इतने खतरनाक साम्राज्य का मालिक कौन था? वो थे नंद वंश के आखिरी सम्राट धननंद। ग्रीक रिकॉर्ड्स उन्हें आग्रामेस कहते हैं। ग्रीक हिस्टोरियन कार्टिसस रूफस लिखते हैं कि ये राजा निम्न वंश के है। उनके पिता एक नाई यानी बार्बर थे, लेकिन वो राजा बेहद अमीर और ताकतवर है। इतिहास गवाह है कि धननंद अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं थे। उन्होंने लोगों पर भारी टैक्स लगाया था, यहां तक कि चाणक्य ने भी उन्हें उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, धननंद ने वो टैक्स का पैसा सिर्फ आयाशी में नहीं उड़ाया। उसी पैसे से उन्होंने दुनिया की सबसे विशाल सेना खड़ी की थी। वो एक ऐसी राजनीतिज्ञ थे जो जानते थे कि पश्चिम से एक तूफान आ रहा है, इसलिए उन्होंने शांति की उम्मीद में नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी में पैसा लगाया। ग्रीक्स ने लिखा है कि इस राजा का देश लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण भूमि था। यहां से दुनिया का सबसे बेहतरीन मसलिन और मोती मणि
विदेशों में एक्सपोर्ट होते थे। यानी धनानंद के पास वो इकोनॉमिक पावर भी थी जिसके दम पर वो सिकंदर जैसे विश्व विजेता को धूल चटा सकते थे। अब आप में से कुछ लोग शायद सोचेंगे, अनिर्बान ये तो सब ग्रीक दस्तावेजों की बातें हैं, क्या हमारे पास कोई शाश्वत सबूत है? जवाब है हाँ, सबूत मौजूद है। चलिए चलते हैं कोलकाता से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर चंद्रकेतुगढ़ के खंडारों में, या फिर बांग्लादेश के वाडी बटेश्वर में। वहां मिले टेराकोटा प्लक्स पर हाथी और योद्धाओं की तस्वीरें आज भी उस शौर्य की गवाही दे रही है। सिर्फ यही नहीं, चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में पूरब के इन इलाकों की हाथी सेना का जिक्र किया है। दोस्तों, नंद साम्राज्य ने जिस मजबूत फौज और इकोनॉमी की नींव रखी थी, उसी ने आगे चलकर मौर्यन एम्पायर को दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य बनाया। साथियों, इतिहास हमेशा विजेताओं की कहानी लिखता है, लेकिन सिकंदर के मामले में इतिहास ने उसके लौटने की दास्तान लिखी है, और उसके पीछे हटने की असली वजह थी हमारे पूर्वजों की बहादुरी। साथियों, अंग्रेजों ने और कुछ हिस्टोरियन ने हमें नॉन मार्शियल रेस का टैग दिया था। हमें बताया गया कि हम भारतीय, खासकर ईस्टर्न इंडिया के लोग सिर्फ कलम चला सकते हैं, तलवार नहीं, हम कमजोर हैं। लेकिन आज से 2300 साल पहले इसी मिट्टी में एक ऐसी शक्ति थी जिसका नाम सुनकर विश्व विजेता सिकंदर ने भी अपनी तलवार मेया में रख ली थी। सोचिए, जिनके हाथियों की चिंगार से ग्रीक्स की रातों की नींद उड़ गई थी, वो पूर्वज कमजोर कैसे हो सकते हैं? टंगरीडाई कोई मिथ नहीं है, ये हमारा वो खोया हुआ गर्व है जिसे वापस पाने का वक्त अब आ गया है। अगर आपको लगता है कि ये शौर्य गाथाएं हर भारतीय को पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अंग्रेजों के उस झूठे नैरेटिव को तोड़ने में मेरा साथी बनिए। क्या आप भारत के उन भूले बिसरे योद्धाओं की वार ग्लोरी के बारे में जानना चाहते हैं? मैं सोच रहा हूं कि हम भारत के इतिहास की 10 सबसे महान जंग पर एक सीरीज शुरू करें। अगर आपको युद्ध की इन रोमांचक कहानियों में इंटरेस्ट है, तो अभी कमेंट में लिखिए वर। दोस्तों, ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। मेरी रिसर्च और मेरा जज्बा बिल्कुल सच्चा है। अगर आपको लगता है कि ये शौर्य गाथाएं हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। इस मुहिम से जुड़िए और हमारे असली इतिहास को घर घर तक पहुंचाने में मेरा साथी बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।